क्या भारत में आर्थिक मंदी आने वाली है? क्या आने वाले समय में लोगों की नौकरियां जा सकती हैं? क्या बिजनेस की कमाई घट सकती है? क्या घर चलाना और ज्यादा महंगा हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मंदी आ गई तो इसमें आम आदमी क्या करेगा? दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पिछले कुछ सालों से आर्थिक दबाव झेल रही हैं। कई देशों में तो कंपनियों ने कर्मचारियों को निकाला है। इवन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर ही करीब टीसीएस जो कि सबसे बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी, करीब 93,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। इसके साथ में कई देशों की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को फायर किए हैं और लोगों की खरीदारी कम हुई है और बिजनेसेस की जो कमाई है, कंपनी से जो कमाई है, इनकम है, वो बहुत ज्यादा घट गई है। लेकिन क्या भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंदी आखिर होती क्या है, भारत में मंदी की चर्चा इतनी जोरों शोरों से क्यों हो रही है, नौकरी, सैलरी और बिजनेसेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी क्या असर पड़ेगा बिजनेसेस पर, क्या असर पड़ेगा आपकी नौकरी, सैलरी और जितने भी टाइप की बिजनेसेस हैं, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, उन पर क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद में कौन से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस मंदी से, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद सबसे जरूरी, आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि मंदी के समय में आपकी आर्थिक सुरक्षा और बढ़ा सकते हैं। मंदी यानी कि रिसेशन क्या होती हैं? सरल भाषा में कहें तो जब देश में लोग कम खरीदारी करने लगते हैं या कंपनियों की बिक्री घटने लगती है, नई नौकरियां कम बनने लगती हैं, लोग नौकरियों से फायर किए जाते हैं, नई नौकरियां कम बनती हैं, आर्थिक गतिविधियां धीमी धीमी पड़ने लगती हैं। साथ में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के रेट जो है बढ़ने लग जाते हैं। साथ ही साथ छोटी छोटी चीजें जैसे कि सब्जी हो गया, तेल, साबुन, सरफ, जितनी भी चीजें आप अपने रोजमर्रा के दिनों में यूज करते हैं, रोजमर्रा के लिए जो भी आप सामान का यूज करते हैं, उनके रेट्स धीरे धीरे करके एक एक दो दो रुपए करके बढ़ जाते हैं। और ऐसे में नई नौकरियां कम होने लगती हैं, आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती हैं, तो उसे ही आर्थिक मंदी कहा जाता है। आर्थिक मंदी मीन्स कि लोग खरीदारी कम कर देते हैं, किसी भी सामान का जो रेट है वो रेट ऑटोमेटिकली जो है 1 से 2 रुपए बढ़ जाता है, बिकॉज कि वहां पर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो तो बढ़ती है। इसके साथ में जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी मशीनरीज आइटम है, जितने भी प्रोडक्ट हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, एक गांव से दूसरे गांव में, उनके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी है, जब नौकरियां नहीं रहती है तो वो अपने खर्च पर कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जब नौकरियां नहीं रहती वो अपने खर्च पे कंट्रोल करता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो कंपनीज का प्रोडक्ट है वो कम बिकता है। कंपनीज का जब प्रोडक्ट कम बिकता है तो अपने यहाँ से लोगों को फायर करती हैं, अपने यहाँ से जो एम्प्लॉइज हैं उनको फायर कर देती हैं, जिसकी वजह से ये आर्थिक मंदी आती है। मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 1000 प्रोडक्ट बेचती है, अभी नॉर्मल डेज में 1000 प्रोडक्ट पर डे बेचती है, लेकिन अब लोग खर्च कम कर रहे हैं तो कंपनी सिर्फ 700 प्रोडक्ट बेच पा रही है। इसके पीछे कंपनी क्या है? कंपनी उत्पादन कम करेगी, क्योंकि लोग खरीद कम रहे हैं। जब लोग खरीदते कम है तो कंपनी उत्पादन भी कम करेगी। जहां पहले 1000 प्रोडक्ट उत्पादन करती थी, अब जो है सिर्फ 700 प्रोडक्ट उत्पादन करके पर डे बेचेगी। अब यहाँ पर उसको उत्पादन करने के लिए पहले की तुलना में कम कर्मचारी, कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में वो अपने कर्मचारियों की छटनी भी करेगी, अपने कर्मचारियों को अपनी कंपनी से फायर भी करेगी। तो ऐसे में उसको कर्मचारियों की जरूरत भी कम पड़ेगी और नतीजा क्या होगा? इससे नौकरियां प्रभावित होंगी। अब ये चक्र धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। कैसे करता है इस बारे में आपको डिटेल बताया कि जब नौकरियां प्रभावित होती हैं, जब लोगों की खरीदारी कम होती है, तब कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो कम बिकता है, जिसकी वजह से कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को फायर करती हैं, जिसकी वजह से ये आर्थिक मंदी का जो एक रोटेशन है, जो चक्र है, इसी तरह से घूमता रहता है। अब सवाल आता है कि भारत में मंदी की बात क्यों हो रही है? इसके पीछे कई कारण है। भारत दुनिया से जुड़ा हुआ है, भारत कोई अलग नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप, चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो भारत पर इसका असर डल सकता है, यानी इसका असर भारत पर जरूर पड़ेगा। यानी अगर अमेरिका, यूरोप और चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो भारत पर इसका पूरा पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है। क्योंकि जब विदेशी देशों की मांग घटती है तो भारत की कंपनियों का जो एक्सपोर्ट रेशियो है वो कम हो जाता है, यानी कि जब एक्सपोर्ट ऑर्डर कम होंगे तो हम जो है कम माल सप्लाई कर पाएंगे बाहर की कंट्रीज को। इससे जो है हमारा जो रुपया है वो तो कमजोर होगा ही, साथ साथ जो डॉलर की वैल्यू है वो लगातार अपने हाई पर जाएगी। तो ऐसे में जब हमारा रुपया कमजोर होगा तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो और ज्यादा डाउन हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है एआई ऑटोमेशन। आज के समय में कंपनियां अपनी लागत कम करने की कोशिश कर रही हैं, फिर चाहे वो एआई और ऑटोमेशन के कारण कई क्षेत्रों में कम लोगों से ज्यादा काम कराया जा रहा है। विशेष रूप से कौन से क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं आईटी सेक्टर्स की कंपनीज, कस्टमर केयर सपोर्ट, डेटा एंट्री और बेसिक कंटेंट क्रिएशन, यानी कि ये 4 सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस 4 सेक्टर में आने वाली नौकरियां, चाहे आईटी सेक्टर की बात हो, कस्टमर सपोर्ट की बात हो, डेटा एंट्री और बेसिक कंटेंट क्रिएशन जैसी नौकरियां दबाव में आ सकती हैं। इनमें से बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज को फायर किए जा रहे हैं। इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, लगभग सभी कंपनियां छटनी कर रही हैं, सभी कंपनियों
सभी कंपनियां अपने यहाँ एम्प्लॉइज को कम कर रही हैं क्योंकि उनको अपने खर्च घटाने हैं। अब एआई ऑटोमेशन इस तरीके से काम करता है, जैसे कि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा एआई ऑटोमेशन का काम हो रहा है। कस्टमर सपोर्ट में आजकल चैट जीपीटी आ चुका है। चैट जीपीटी से बहुत सारी कंपनियां जो है अपना चैट बोर्ड से काम चला देती हैं, तो इससे जो कस्टमर सपोर्ट है उसकी जरूरत उनको कम होती है। अब ऐसे में जो डेटा एंट्री का काम है ये एक रिपीटेबल काम है, तो डेटा एंट्री भी आजकल जो है एआई से किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से 100 लोगों का काम सिर्फ 2 से 3 लोग इजीली कर सकते हैं एआई को कमांड देकर। बेसिक कंटेंट क्रिएटर, यानी कि अगर बेसिक कंटेंट क्रिएटर की बात करूं, जैसे कि कोई कार्टून है, कोई कार्टून रिलेटेड स्टोरी वीडियोज है, उस टाइप के कंटेंट क्रिएशन जो कि रिपीटेबल है, जिसमें जो है कार्टून में जिसके वीडियोज में जो है चीजें फिक्स की जाती हैं, चीजें बहुत ज्यादा रोटेशन में नहीं घूमती हैं, उस टाइप की बेसिक कंटेंट क्रिएशन जो है, बेसिक कंटेंट क्रिएशन वाली जो जॉब्स है वो खत्म हो जाएंगी। इसके साथ में बेसिक स्किल एडिटिंग वाली जॉब भी खत्म हो जाएंगी, यानी कि बेसिक वीडियो एडिटिंग जो लोग करते हैं उनकी भी जॉब खतरे में है। तीसरा और जो सबसे बड़ा पॉइंट है आर्थिक मंदी का, वो है महंगाई। क्योंकि जब सीएनजी, पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ जितने भी फूड आइटम्स हैं, जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं, उनके रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सभी चीजें हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं, एक शहर से, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक सिटी से विलेज, विलेज टू सिटी। ये जितने भी चीजें हैं, चाहे गेहूं हो गया, चावल हो गया, राशन हो गया, या ग्रोसरी आइटम हो गया, या सब्जियां हो गई, ये सभी चीजें जो है ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। और ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? कुछ चीजें जो है ट्रेन से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, कुछ 70 से 75% जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर ट्रक से सप्लाई किए जाते हैं। और आपको तो मालूम ही है, ट्रक्स हमारे यहाँ ज्यादातर डीजल से चलते हैं, उसके बाद सीएनजी से चलते हैं। जो दिल्ली एनसीआर है या फिर जो सिटी के आसपास के एरियाज है, वहां पर जो है सीएनजी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, तो कुछ ट्रक्स सीएनजी से चलते हैं और कुछ डीजल से चलते हैं। लेकिन जो डीजल से चलते हैं वो भी, जो सीएनजी से चलते हैं वो भी, अगर डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट वाले, ये जो ट्रक वाले हैं, वो अपना भाड़ा बढ़ाते हैं, और भाड़ा बढ़ाने के साथ ही जो भी सामान वो कैरी फॉरवर्ड, यानी कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसका रेट भी ज्यादा ही पड़ता है, जिसकी वजह से ये सामान महंगे हो जाते हैं। जो एक 10 रुपए के पैकेट वाला जो बिस्किट है उसका रेट बढ़कर 12 रुपए हो सकता है, या जो एक फुल क्रीम दूध है उसका रेट जहां पहले 70 रुपए था उसको 72 रुपए कर दिया जाता है। या फिर जो दूध की कीमतें हैं, या दाल की कीमतें हैं, या चावल है, या ग्रोसरीज आइटम है, उनके रेट्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ते हैं तब ऑटोमेटिकली सभी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्योंकि इन सभी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग शॉप्स पर, अलग अलग दुकान पे, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग विलेजेस में, तो इसकी वजह से इसके रेट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें, बिजली, गैस और किराए जैसी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो लोगों की जो बचत है वो कम हो जाती है, लोग खर्च कम करने लगते हैं। जब खर्च कम होता है तो कंपनियों की बिक्री घट जाती है, और यही आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर सकता है। तब जो है कंपनियां अपने यहाँ एम्प्लॉइज को फायर करती हैं, क्योंकि उनको कम खर्चे में अपने कंपनी को रन करना होता है। ऐसे में वो अपने यहाँ से एम्प्लॉइज को फायर करती हैं और बहुत सारी चीजों में कटौती करना शुरू कर देती हैं। चौथा और जो सबसे मेन फैक्टर है वो है ग्लोबल डिमांड। अगर ग्लोबल डिमांड कमजोर पड़ती है तो भी कई भारतीय कंपनीज पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आईटी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इसके साथ में केमिकल्स। अगर विदेशी बाजार कमजोर होता है तो इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टेक्सटाइल हो गया, आईटी सेक्टर हो, आईटी सर्विसेज हो गया, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की बात हो गई, या फिर केमिकल्स की बात होगी, ये सभी चीजें ज्यादातर विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है भारत के द्वारा। तो अगर विदेशों में इसकी डिमांड कम हुई, विदेशों में इसकी सप्लाई कम हुई, तो ऐसे में सारा लोड है वो हमारी इकोनॉमी पे पड़ना तय है। क्योंकि इससे जब ये चीजें जो है कम एक्सपोर्ट की जाएंगी तो उससे जो देश का रुपया है वो गिरेगा, जो डॉलर की वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जाएगी, जो रुपए की वैल्यू है वो हमेशा कम होती चली जाएगी। ऐसे में हमारी देश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है अगर हम अपने यहाँ से ये सभी चीजें एक्सपोर्ट नहीं करते दूसरे देश में। तो अभी जैसे लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो रिसेंटली इंडिया की कुछ मैंगोज की वैरायटीज हैं जिसको जो है जापान ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। और इसे ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो पहले की वैरायटीज थी उसमें और अब की वैरायटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो जापान के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं डायरेक्टली हमारे यहाँ का जो मैंगो है, जो आम है, उसको चेक किया प्रॉपर तरीके से। और जब चेक किया तो पाया कि इस आम में, मतलब इस आम को पॉइजन के द्वारा पकाया जाता है, या फिर पॉइजन के थ्रू इसको जो है ग्रो किया जाता है। तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ के खत्म कर दिए हैं, जिससे कि हमारा सबसे बड़ा आम का जो कारोबार है एक्सपोर्ट लेवल पर वो पूरी तरह से बैन हो चुका है जापान के अंदर। ऐसे ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर हमारे जो मैंगोज हैं, हमारे यहाँ के उगाए जाने वाले जो मैंगो हैं यानी आम, उसकी जो वैरायटीज हैं वो बहुत कम रेशो में एक्सपोर्ट की जा रही है, जिससे कि जो आम कारोबारी है वो बहुत ज्यादा सदमे में है, क्योंकि जो लोग 8 से 10 लाख रुपए
लगाकर बाग में आम की खेती करते हैं, उनको भी अपना प्रॉफिट निकालना होता है। और उनका कहना ये है कि आज के टाइम में आम को कोई भी नहीं पूछ रहा है। आम की कीमत ये है कि करीब 5 से 7 रुपए, 10 रुपए किलो भी लोग देने को तैयार नहीं है। स्थिति ये है। तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो कितना ज़्यादा विकराल है। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है देश की, जिसका असर हर आम आदमी पर पड़ने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आखिर मंदी आने पर वास्तव में होगा क्या हमारे साथ? सबसे पहला असर पड़ेगा हमारे यहाँ की नौकरियों पर, हमारे यहाँ की जॉब्स पर। कंपनियां हायरिंग रोक सकती हैं, कंपनियां नई हायरिंग बंद कर सकती हैं। इसके साथ में सैलरी में जो ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा कम हो सकती है। इसके साथ में जो कंपनियों में जो वर्कर्स को बोनस दिया जाता है उस बोनस में कटौती देखी जा सकती है। इसके साथ में ले ऑफ देखने को मिल सकता है, यानी कंपनियां ले ऑफ कर सकती हैं। ले ऑफ करेंगी तो ऐसे में विशेष रूप से जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ले ऑफ करेंगे, बहुत ज्यादा हायरिंग रोकेंगे, जिससे कि उनके कंपनीज पर कम से कम लोड पड़े। असर पड़ेगा इसका बिजनेसेस पर। जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं, दोनों तरह के बिजनेसेस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। छोटे और मध्यम लेवल पे जो बिजनेसेस हैं, जो छोटे और जो मीडियम बिजनेसेस हैं, उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास सीमित पूंजी होती है। जब ग्राहक कम खरीदारी करते हैं तो उनकी कमाई तुरंत प्रभावित होती है, क्योंकि उनके पास कम पूंजी होती है, कम वेरिएशन, कम वैरायटीज होती है अपने प्रोडक्ट की, जिससे कि जब ग्राहक कम प्रोडक्ट बाई करेगा तो उनके प्रोडक्ट पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसी कंपनी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज्यादा लेवल पे जो है, बहुत हाई लेवल पर अपनी हायरिंग को कट कर सकती हैं। तीसरा और सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो पड़ेगा रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। ऐसी आर्थिक मंदी में लोग घर खरीदने के फैसले को टाल सकते हैं, प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो सकती है। इसके साथ में बिल्डर्स को नए प्रोजेक्ट शुरू करने में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक मंदी में ये सारी चीजें जो है, घर, जमीन, फ्लैट को कम अहमियत देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनको प्रायोरिटाइज करते हैं अपने आप को, अपने फैमिली को आर्थिक मंदी में सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे में घर, गाड़ी या घर, गाड़ी, लोन, फाइनेंस, फ्लैट, मकान, जमीन, इन सभी चीजों से लोग जो है थोड़ा सा बचकर रहते हैं, क्योंकि इसमें मोटा पैसा जाता है और मोटा पैसा इसके अंदर ब्लॉक होता है। चौथा और जो सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। जी हाँ, शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि शेयर बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मंदी की आशंका में निवेशक घबरा सकते हैं, यानी कि मंदी इतनी ज्यादा आ सकती है कि निवेशक इसमें बहुत ज्यादा घबरा सकते हैं, जिससे शेयर बाजार में गिरावट या फिर ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर वो इन्वेस्टर जो पैसा अपना मार्केट में लगा कर बैठे हैं, उनको बहुत ज्यादा घबराहट हो सकती है। वो बहुत सारे इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को जो है पैनिक में आकर सेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इस आर्थिक मंदी में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी, कौन कौन सी चीजें तय है महंगी होनी। कई लोग ये सोचते हैं कि मंदी आएगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ चीजें महंगी भी हो सकती हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ या फिर खाद्य सामग्री। अगर सप्लाई प्रभावित होती है या फिर उत्पादन कम होता है, अगर सप्लाई प्रभावित होती है किसी कारणवश, जैसे कि डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, हड़ताल हो जाती है, फिर भारत बंद हो जाता है या उत्पादन कम हो जाता है, तो सबसे बड़ा जो असर डलेगा वो डलेगा दाल, सब्जियां, फल, दूध, फ्रूट, ये सारी चीजें जो है महंगी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई प्रभावित हो रही है। और अगर भारत बंद होता है, डीजल के रेट हाई जाते हैं, डीजल के रेट अगर हाई चले जाते हैं या सीएनजी के रेट बढ़ जाते हैं, हड़ताल हो जाती है, तो ऐसी चीजें ज्यादा महंगी हो सकती हैं। दूसरा और सबसे ज्यादा महंगी होने वाली चीज है वो है एलपीजी और बिजली। ऊर्जा लागत बढ़ने पर इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं, और लास्ट कुछ समय में हम देख भी चुके हैं कि एलपीजी कितनी कितनी ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। और एलपीजी का जो संकट है वो भी गहराता ही जा रहा है। जो वर्ल्ड वॉर है अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, ये सारी चीजें चल रही हैं, और जो एलपीजी का जो संकट है वो तो गहराता जा रहा है। इसके साथ में अब हमारे सामने एक नया संकट आने की संभावना पूरी पूरी बन रही है, और वो है बिजली संकट। बिजली संकट भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तीसरा, उस तरह की आइटम सबसे ज्यादा महंगी होंगी जो कि बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। अगर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कमजोर होती है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, लैपटॉप और मशीनरी के पार्ट्स, पुर्जे या मशीनरी महंगी हो सकती है। चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्वास्थ्य सेवाएं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो असर करेगा इस महंगाई में, सबसे ज्यादा महंगी जो चीजें हो सकती है वो है स्वास्थ्य सेवाएं। यानी कि मेडिकल इन्फ्लेशन अक्सर सामान्य महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। यानी जो दवाई आप इस साल 100 रुपए में खरीदते थे, वही दवाई आप महंगाई आने के बाद आप 130 से लेकर 145 रुपए, 150 रुपए चुकाएंगे उसी दवाई की। जो आप आज 100 रुपए चुकाते हैं जिस दवा के, उसी दवा की आपको नेक्स्ट ईयर 145 से 150 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर करीब 45 से 50% तक का इन्फ्लेशन काम करता है। मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है मंदी में। और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वो लोग कौन से हैं जो कि इस मंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? सबसे ज्यादा असर किन पर पड़ने वाला है?
एक आय पर निर्भर होने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो लोग एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड करते हैं, जो लोग एक ही इनकम पर डिपेंड करते हैं, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यानी जिनके घर में सिर्फ एक कमाने वाला सदस्य है, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ में भारी ईएमआई वाले लोग, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ईएमआई का लोड है, चाहे फिर होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, या फिर कोई मोबाइल फोन लोन चल रहा है, वो लोग जो कि ईएमआई के नीचे दबे पड़े हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, सबसे ज्यादा असर इनके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन का इम्पैक्ट सबसे पहले है। जिनके ऊपर पर्सनल लोन है, वो लोग सबसे ज्यादा इन पर असर पड़ने वाला है इस आर्थिक मंदी का। तीसरा और जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, वो असर पड़ेगा छोटे व्यापारी पर। जी हाँ, जो छोटे व्यापारी हैं, चाहे ठेला लगाते हैं, चाहे सब्जी बेचते हैं, चाहे कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, टेडी बियर्स बनाते हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो खर्च कम करेंगे, तो इनके ऊपर इसका ज्यादा से ज्यादा असर पड़ने वाला है। चौथा और जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, वो असर पड़ेगा कम स्किल्स वाले कर्मचारी पर। जी हाँ, जो कम स्किल्स वाले एम्प्लॉइज हैं, जिनका काम आसानी से ऑटोमेशन या फिर एआई के जरिए हो सकता है, उन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो जॉब्स हैं, इनकी जो नौकरियां हैं, वो बहुत ज्यादा खतरे में है, इनको कभी भी फायर किया जा सकता है। और आपको पता है कि जब आर्थिक मंदी होती है, तब चीजें और ज्यादा महंगी हो जाती हैं, तब इनके लिए सर्वाइव करना और ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए सर्वाइव करना। तो ऐसे में इन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस आर्थिक मंदी में आम आदमी अपने आप को कैसे बचा सकता है। जी हाँ, अब तक तो हमने बात की कि आर्थिक मंदी आ रही है, ये हम सबको मालूम चल गया कि आर्थिक मंदी आएगी, हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अब इससे आम आदमी बच कैसे सकता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आम आदमी को सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जिसमें कि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का खर्च, जितनी की राशि आपको एकदम साइड रख देनी चाहिए। ये मंदी के समय में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकता है एक आम आदमी के लिए। कर्ज कम करें, जितना ज्यादा हो सकता है वो अपने कर्ज को कम करना है। यानी हाई इंटरेस्ट लोन सबसे बड़ा खतरा हो सकता है एक आम आदमी के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड डेट, इसके साथ में पर्सनल लोन, जितना हो सके उतना बचना है। तीसरा और जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ये है कि आज के समय में इसकी भी सुरक्षा है। यानी कि आपको एआई टूल सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, डेटा एनालिसिस, इसके साथ में वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सभी चीजें जो है आपको आगे बढ़ाएंगी। आर्थिक मंदी में इन सभी चीजों को आपको जरूर सीखना है, और सीखने सीखने के साथ साथ आपको इसको अप्लाई भी करना है। फोर्थ और जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए रखना है। जी हाँ, अपने अपने सिंगल इनकम के साथ साथ आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए रखना है। सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना आपके लिए सबसे ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है, सबसे ज्यादा मुश्किल में ले आ सकता है। इसलिए आपको फ्रीलैंसिंग करना है, यूट्यूब करना है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, और कंसल्टिंग करना है। इस टाइप के जो साइड बिजनेसेस है, इसे आपको जो है ट्राई करते रहना है। थोड़ा बहुत ही आपको जो है यहाँ पर सपोर्ट मिलता रहेगा। पांचवा और जो सबसे बड़ा फैक्टर है आम आदमी के लिए, वो है अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना। जी हाँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को घबरा कर बंद कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो करते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा टारगेट है, जिनका एक सबसे बड़ा गोल है, वो लोग अपने पैसे को लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं। वो पैनिक में आकर अपने पोर्टफोलियो को, अपने म्यूचुअल फंड स्टॉक्स को, अपने म्यूचुअल फंड्स को, अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करते हैं। वो धैर्य बनाकर रखते हैं, और लंबे टाइम के लिए जो है वो इन्वेस्ट करते चलते रहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आप पैनिक में आकर अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं, देखिए मंदी जो है, आर्थिक मंदी जो है, वो तो आएगी, लेकिन ये कितने समय तक रहेगी इसका किसी को अंदाजा नहीं हो सकता। 2 महीने के लिए आए, 3 महीने के लिए आए, 4 महीने के लिए आए, फिर दोबारा से सारी चीजें ठीक होंगी, सारी चीजें दोबारा से चलेंगी, अर्थव्यवस्था फिर से ठीक होगी। लेकिन 2 4 6 महीने हो सकता है आपकी मंदी रहे, लेकिन आपको अपना म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सभी चीज जो पोर्टफोलियो है, जो इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो है, उसको आपको हाथ नहीं लगाना है। आपको जैसे आप पहले इन्वेस्ट करते थे, एसआईपी करते थे, वैसे आपको एसआईपी करना है, वैसे आपको इन्वेस्टमेंट जारी रखना है। सातवां और जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है कि यह मंदी आखिर कब तक रह सकती है। बहुत सारे लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि ये मंदी कब तक रहेगी, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, आखिर कब तक रहने वाली है आर्थिक मंदी। किसी को निश्चित रूप से नहीं पता होता है कि आर्थिक मंदी कब तक रहने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ग्लोबली चलती हैं, ग्लोबली काम करती हैं। मार्केट में डिमांड है, नहीं है, मार्केट में सप्लाई है, नहीं है, सारी चीजें ग्लोबली काम करती है। ये निर्भर करता है टोटली ग्लोबली इकोनॉमी पर। अगर ग्लोबली इकोनॉमी ठीक रहती है, इन्फ्लेशन काबू पर रहता है, इन्फ्लेशन ठीक रहता है, इन्फ्लेशन कम बढ़ता है, या इंटरस्टेट पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंड करती हैं, रोजगार, निवेश की स्थिति, यानी रोजगार के साथ साथ बिजनेसेस, और जो इन्वेस्टमेंट की जो स्टेटस है, इन्वेस्टमेंट की जो स्थिति है, वो बताती है कि आखिर जो ये आर्थिक चक्र है, जो आर्थिक मंदी है, ये कब तक चल सकता है। जब तक जो है ग्लोबल इकोनॉमी ठीक नहीं होती, जब तक जो है इन्फ्लेशन काबू नहीं हो जाता,
तब तक जो है आप ये कह सकते हैं कि आपकी मंदी रहने वाली है। हर मंदी के बाद एक बड़ी रिकवरी आती है, और जब रिकवरी आती है तो चीजें जो अनस्टेबल थी वो स्टेबल होने लगती हैं, और जो वर्क जो हमारी इकोनॉमी है वो पहले की तरह एकदम स्थिर होने लगती है धीरे-धीरे करके। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ महीने, कुछ साल के लिए भी हो सकती हैं। तो आपको तैयारी पूरी प्रॉपर रखना है। ये मंदी सिर्फ़ आर्थिक तंगी नहीं होती है। मंदी सिर्फ़ आर्थिक तंगी नहीं होती, ये तैयारी की परीक्षा भी होती है। जो लोग समय रहते बचत करते हैं, नए स्किल सीखते हैं, कर्ज कम रखते हैं, आय के नए स्रोत बनाते हैं, वो मुश्किल समय में भी मजबूत बने रहते हैं। तब मंदी अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं बनाती है। यानी कि मंदी जब आती है तो तब ये नहीं देखती कौन अमीर है कौन गरीब है, बल्कि तैयारी और बिना तैयारी वाले लोगों के बीच में मंदी का अंतर बन जाता है। यानी कुछ लोग, जो लोग तैयार होते हैं, वो मंदी को एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो लोग तैयार नहीं होते हैं, वही उनके लिए एक स्ट्रगलफुल लाइफ बन जाती है मंदी। बाकी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।